Assalamualaikum dear students. My name is Muhammad Rihan Khan. I'm a student of class 9 in the Hafsa Rental Public School, Ingono, and welcome to our online platform. Well, students, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो आज की वीडियो होने वाली है हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोहर के एटॉमिक मॉडल में। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या होता है, जे थॉमसन का मॉडल क्या होता है, जॉन डाल्टन का मॉडल को हम देखा था, एटम का एक बेसिक सा ओवरव्यू दिया था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरीज पढ़ी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके देख लें ताकि आपको ये वाला लेक्चर सही से समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐसे है कि रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों किया, ठीक है, उसका फेल किया तो आगे किसका मॉडल आया, बोहर का एटॉमिक मॉडल आया। जैसे कि आपने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में देखा था, जिन्होंने कहा था कि जो एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं और वो एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी, मैक्सवेल की थ्योरी के मुताबिक, जो कि फेमस साइंटिस्ट है जो इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि जो भी पार्टिकल चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेशन में है तो वो कंटिन्यूसली हम बोले जो एनर्जी को बोले कि प्रोड्यूस करेगा, ये एनर्जी खुद की डिक्रीज करेगा, एनर्जी को या रेडिएशन में डिक्रीज करेगा, ठीक है, मतलब इमिट करेगा एनर्जी। सो अगर एक ऐसा भी स्टेज आ सकता है जो उसकी एनर्जी सारी की सारी खत्म हो जाए तो फिर वो किससे गोल घूमेगा, आपस में फिर इलेक्ट्रॉन और क्या बोलते हैं प्रोटॉन को आके मिल जाना चाहिए, फिर तो एटम भी खत्म हो जाएगा। तो जो रदरफोर्ड है इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तब आया था बोहर का एटॉमिक मॉडल, ठीक है, बोहर का एटॉमिक मॉडल। क्या बोहर, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ओके। बोहर, बोहर क्या है, बोहर एक साइंटिस्ट का नाम है जो एक केमिस्ट थे फेमस, और ये पिंग पोंग गेम के बहुत ही ज्यादा शौकीन थे। सो इन्होंने अकॉर्डिंग टू पिंग पोंग वी कैन से जो गेम के अकॉर्डिंग बोला कि ऐसा एटॉमिक मॉडल हो सकता है। इन्होंने बोला फर्स्ट नंबर खुद के मॉडल में, एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। मीन एटम के पास एक सेंटर होता है, वो न्यूक्लियस है, इसमें कोई भी नई बात नहीं की। और इन्होंने बोला, बोहर ने ये बोला कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे एटॉमिक नंबर आपने जेड जो पढ़ते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो ये इन्होंने कोई नई बात नहीं की, ये तो थोड़ी बहुत सिमिलर बातें थी रदरफोर्ड की। इन्होंने दूसरी जो नई बात की, जो एक तरह का मैक्सवेल की थ्योरी का जवाब था, क्या था, वी कैन से एट द इलेक्ट्रॉन्स revolves around nucleus in fixed velocity with fixed energy in fixed orbits। हम ये बोल सकते हैं कि बोहर ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के या न्यूक्लियस के सराउंडिंग में फिक्स्ड वेलोसिटी में रिवॉल्व करता है, घूमता है, फिक्स्ड वेलोसिटी में, और फिक्स्ड एनर्जी, जो उसकी एनर्जी भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, वेलोसिटी फिक्स्ड होती है, ठीक है। और हम बोले जो ऑर्बिट्स है वो भी फिक्स्ड होती है। ये इन्होंने बात की। अब ये कैसे बात की, तीसरी नंबर जो पॉइंट थी वो इनकी थी क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो स्टूडेंट्स मैं एक बात बताता हूँ, चलो ये जो हमारा लेक्चर क्लास 9th की केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। क्लास 11th की जो डेरिवेटिव्स हैं वो इंशाल्लाह हम सेकंड वीडियो में या अगली वीडियो में एक अलग सेपरेटेड वीडियो जो क्लास 11th के लिए होगी उसमें हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स को भी समझा रहा हूँ, तो क्लास 9th को समझ नहीं आएगा कि डेरिवेटिव्स क्या है, ये एनर्जी के कहाँ से आए, कॉन्सेप्ट सारा कुछ ये नहीं आएगा। सो क्वांटाइजेशन कंडीशन ये समझना लाजमी है, क्लास 9th में मेंशन नहीं है पर ये समझ मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा, बेसिक तौर पर समझाऊंगा, ठीक है। क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है, electron revolves only in those circular orbits in which the angular momentum एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको L से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल
ऑफ h/2 पाई। ओके, सो एक तरह की ये क्वांटाइजेशन कंडीशन की एक डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि ये है हमारा न्यूक्लियस प्रोटॉन, ठीक है। अब पहला शेल आता है, उसके बाद दूसरा शेल, उसके बाद तीसरा शेल। अब जितने शेल बढ़ रहे हैं उनके हिसाब से जो इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 पाई का, जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ h/2 पाई होगा, h/2 पाई, क्योंकि 1 को तो हम लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। बट जो दूसरा सब शेल है और या जो बोले जो दूसरा शेल है उसमें क्या होगा 2h/2 पाई। ओके, और यहाँ पे क्या होगा 3h/2 पाई। तो ये इनके एक बोले क्वांटाइजेशन कंडीशन थी, ठीक है। मतलब जितने सबशेल बढ़ते ओ सबशेल नहीं सॉरी जितने शेल्स बढ़ते जाएंगे, जितनी ऑर्बिट्स बढ़ती हुई जाएंगी, तो उतना इंटीग्रल मल्टीपल बोले जो इंटीजर्स है, ये जो इंटीजर्स है ये मल्टीपल होते जाएंगे किसके h/2 पाई के। ये थी इनकी क्वांटाइजेशन कंडीशन। आज अब हम थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस कर लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। द एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जो स्टूडेंट इसमें से जो डेरिवेटिव से या फार्मूले से वो बनते हैं एंगुलर मोमेंटम से, ठीक है, इनको भी समझना लाजमी है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी मीन इनका डायरेक्शन होता है, इनको डिनोट के अगर हम ग्राफिकली बोलें या तो उसे कैसे डिनोट किया जाता है, ऊपर एक एरो दिया जाता है, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम को डिनोट इससे किया जाता है। ये एंगुलर मोमेंटम है इज इक्वल टू r इनटू मोमेंटम, ओके, डिस्टेंस इनटू मोमेंटम। ये एक इनका हम बोले क्वांटाइजेशन कंडीशन है, ठीक है। ये एक क्वांटाइजेशन कंडीशन है। एंगुलर मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जो रेडियस इनटू मोमेंटम पे डिपेंड करती है, ठीक है, रेडियस इनटू मोमेंटम पर डिपेंड करती है। अब मोमेंटम में क्या आएगा? जब हम बोले मोमेंटम में, जैसे कि ये है हमारा प्रोटॉन, मोमेंटम में क्या आएगा? अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा। यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी 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 वेलोसिटी। तो वेलोसिटी सेम है कि फिक्स्ड वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास आएगा, ये मोमेंटम हो गया, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम बराबर किसके? एम एंड वी, एम एंड वी हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। और रेडियस भी है, यहाँ पे मिसाल मैं इलेक्ट्रॉन को इधर डाल देता हूँ, समझ में सही से आ पाए। एक ही हो गया रेडियस, ओके, ये बीच में क्या है? रेडियस, रेडियस डिस्टेंस भी हो गया। अब हम बोले यहाँ पे अगर हम इसको हल करने की कोशिश करें, सो L इज इक्वल टू R इंटू एम वी, ठीक है। सो जब हम इनको फिजिक्स में हम जब इसको मैं क्या बोलते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, फिजिक्स में जब डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे या फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, तब आपको क्या होगा? जब इनको हम साथ में जब इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन आएगी तब क्या आएगा? एम वी आर साइन थीटा, ओके। अब ये थीटा क्या है? इनकी एंगल है। अब एंगल कैसे मालूम करेंगे? मिसाल में ये मिटा देता हूँ, एक बार आपको सही से समझ आ जाए। अब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, ओके, ये बीच में आ गया रेडियस, कौन सी वेलोसिटी में मूव कर रहा है? इस वेलोसिटी में। हमारी कितने की डिग्री की वो बोले एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो हमारा क्या होगा? एम वी आर साइन 90 डिग्री, ओके। अब इसको हम डायरेक्टली हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा? एम वी आर इज इक्वल टू, अब ये हमारा हो गया एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वांटाइजेशन कंडीशन कैसा था? एल इज इक्वल टू h/2 पाई, इंटीग्रल मल्टीप्लर था तो यहाँ पे हम n डाल देते, ये इंटीजर्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एम वी आर साइन थीटा 90 डिग्री। तो हम इसे हल जब करेंगे एम वी आर बचेगा और आगे क्या बचेगा? एम वी आर इज इक्वल टू एन h/2 पाई, ठीक है। अब ये हमारा एक आ गया। तो अब यहाँ पे हम इसको आगे देखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे जो n है ये नंबर ऑफ शेल्स है, ये क्या है? नंबर ऑफ शेल्स, NO ऑफ शेल्स, ये नंबर ऑफ शेल्स है। मान शेल्स कितने हैं, कितनी शेल्स आ रही हैं, जैसे शेल्स आप बढ़ते जाएंगे वैसे भी नंबर बढ़ते जाएंगे। पहला शेल तो पहला आएगा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ऐसा हम लिखते जाएंगे एंड व्हाटएवर, ठीक है। सो उसके बाद क्या आएगा? जैसे पहला दूसरा कौन सा है? पहले के आता है, एल आता है, एम आता है, एन आता है, फिर आगे जो जो शेल्स हैं उनको हम जब कैलकुलेट करेंगे
वो हमारी कैलकुलेशन से नहीं होगा, वो एक्सपेरिमेंटल एक अलग से है, उनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप एस पे पहुंचोगे, पी पे पहुंचोगे, डी पे पहुंचोगे, तो एफ ब्लॉक है, एफ का जो हम बोले एक जो शेडिंग इफेक्ट होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि एफ का जो शेप कैसी होती है, बिल्कुल मतलब एट फोल्डेड होता है। अब जैसे एस का है, एस का गोल है, ठीक है, ये पी है, ये डी है, सॉरी ये डी है, और यहाँ पे जितने 4 फोल्ड है, एफ क्या होगा, 8 फोल्डेड होगा, मतलब पूरा का पूरा कॉम्प्लिकेटेड होगा, सो हमारी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ओके, सो ये है, यहाँ पे आपको पता लग गया कि ये हमारी एक पहला जो हम इक्वेशन बोले वो बन चुकी है, जिससे हम रेडियस आगे जो डेरिवेशंस आएंगे वो सॉल्व कर सकते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो हमारी डेरिवेशंस पे आने वाली है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो क्लास 11 के लिए होगी वीडियो। ओके, सो इतना तो आपको समझ आ गया होगा, क्वांटाइजेशन कंडीशन हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। ओके, चौथी नंबर पॉइंट। अब आपको पता है कि जब यहाँ पे क्या होता है, एक तो प्रोटॉन होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होगा, इनके बीच में जो फोर्स होगी कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो डिफरेंट चार्जेस के बीच में होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ ई। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, वाइल रिवॉल्विंग, न्यूक्लियस प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, मीन हम बोले जब रिवॉल्व कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाती है, किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स में चेंज हो जाती है। जैसे कि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है वो आपस में मिल जाए और एटम खत्म। ओके, सो पर यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यूज करता है, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में चेंज हो जाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है वो आप प्रीवियस वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बोलते हैं कि मैं मेरे को एटम का भाई बेसिक है और ये आता है, बस बोर का एटॉमिक मॉडल सीखना है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जो ये जो बेसिक बेसिक टर्म्स है ये आपको सीखने पड़ेंगे। ओके, तो ये है। अब यहाँ पे हम इनको थोड़ा इनके भी फार्मूले देख लेते हैं। अब पहला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या हम बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इनके बीच में क्या आ रहा है, दो डिफरेंट चार्जेस आ रहे हैं, एक ये है, एक ये है, दो डिफरेंट चार्जेस हैं। सो हम इसे कैसे करेंगे, इनको आर से शो किया जाता है, जिसका हम अगर इक्वेशन सोल्व करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि बीच में रेडियस है दो चार्जेस के बीच में, इसलिए स्क्वायर। और ये क्या है, ये पहला चार्ज है, दूसरा चार्ज है, और ये एक तरह की इक्वेशन है जिसको कांस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं, कांस्टेंट है, ठीक है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। सो उसके बाद क्या है, उसके बाद जो हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स में भी सिंपल है। अब आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी, एक तो ये है, रेडियस दिखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, और दूसरी इसकी वेलोसिटी है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक गोल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, मोशन में घूमना में वेलोसिटी होगी, उसकी कोई स्पीड होगी पर्टिकुलर, तो यहाँ पे क्या है, इसकी वेलोसिटी है। और तीसरी नंबर चीज, जो उस पार्टिकल का मास, तीन चीजें अपन को मिल गई। अब इसका क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब ये है एक तरह का सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। ओके, ये भी आप दोनों नोट कर लीजिए, जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं वो इसको नोट कर लीजिए। ओके, सो ये एक तरह का हो गया हमारा, क्या कहते हैं, बेसिक ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ओके, उसके बाद जो पांचवी नंबर पॉइंट है, पांचवी नंबर पॉइंट क्या है, हमारा जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो फेल किस लिए किया था, कि जो एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, ठीक है, जो लीनियर स्पेक्ट्रम बोले,
वो, या हम बोले जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बन रहा था, लीनियर बन रहा था, उसमें से कुछ ना कुछ रेड कलर कभी गायब हो रहा था, कभी येलो कलर गायब हो रहा था, तो रदरफोर्ड इसका जवाब नहीं दे पाए। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो बोहर पांचवी जो पॉइंट बोले हैं उसमें क्या बोला था, जैसे कि हमने जो रदरफोर्ड के मॉडल में ये सुनने को मिला था, जो उसकी सेकंड नंबर फेलियर क्या था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या हम बोले एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बाद में थोड़ा सा था। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या था, कुछ पर्टिकुलर कलर्स जब हम देख रहे थे वो गायब हो रहे थे कभी रेड, कभी येलो, कभी कौन सा, कभी कौन सा, कभी इंडिगो। ठीक है, वो क्या हो रहे थे, वो गायब हो रहे थे। सो उनका जवाब वो नहीं दे पाए। सो उनके अकॉर्डिंग बोहर ने एक बात की, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पर लेके, इलेक्ट्रॉन है वो गेन एनर्जी और लॉस एनर्जी, मीन ना ही एनर्जी को गेन करता है ना ही लॉस करता है, मतलब एनर्जी को ना ही गेन करता है ना ही लॉस करता है। ठीक है, जो एनर्जी है ऑफ शेल्स इज फिक्स्ड, मीन एनर्जी ऑफ शेल्स इज फिक्स्ड, मीन जो शेल्स है उनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। मिसाल तो ये प्रोटॉन है, पहला शेल, दूसरा शेल, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों की जो शेल से एनर्जी है, इनकी डिफरेंट होगी, इनकी डिफरेंट होगी, और वो फिक्स्ड होगी। ठीक है, इसमें ना ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन कर रहा है ना ही एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, जो यहाँ पे हम बोले जो, ठीक है, यहाँ पे लूज लॉसलेस। ठीक है, तो यहाँ पे ना ही एनर्जी गेन करेगा ना ही एनर्जी लूज करेगा, जो एनर्जी शेल्स हैं वो फिक्स्ड है। ठीक है, हम एनर्जी को कैसे मालूम करेंगे, वो डेरिवेशन से पता लग गया। और यहाँ में हम बोले जो शेल्स को इन्होंने नाम दिया स्टेशनरी एनर्जी लेवल, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। ओके, इन्होंने नाम भी दे दिया, जो ये क्या है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स है। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा यस इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और लूज करता है, बट वो एनर्जी क्या हो, एक डिफरेंस हो दो शेल्स के बीच में, इनकी एनर्जी फिक्स्ड है, इसकी एनर्जी फिक्स्ड है। अगर वो गेन करेगा तो एनर्जी गेन करके वो एक्साइट होके इस शेल में जाए, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इतनी एनर्जी लूज करे तो वो यहाँ पे आ जाए, माना वो यहाँ पे बीच में नहीं आएंगे। ठीक है, बीच में नहीं आएंगे, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, बस उसको इतनी ही एनर्जी गेन कर सकता है, इतनी ही एनर्जी लूज कर सकता है, जो कि वो जंप आउट करके दूसरे शेल में एक्साइट होके जा सके या डी एक्साइट होके पिछले शेल में आ सके। ओके, इलेक्ट्रॉन कैन गेन और लूज एनर्जी। सो जब वो एनर्जी गेन करे, जब वो एनर्जी गेन करे तो वो जंप करे, जंप फ्रॉम शेल टू सेकंड शेल। ठीक है, जितना एनर्जी का डिफरेंस होगा बीच में, जितना डिफरेंस होगा, ठीक है, उसी डिफरेंस एनर्जी को गेन करके वो एक शेल से दूसरे शेल पे जा सके, उतनी ही एनर्जी वो गेन कर सकता है। वो ऐसे नहीं है कि थोड़ी सी एनर्जी ले ली और यहाँ पे बीच में आ गया, नो नो नो, ये एनर्जी नहीं गेन कर सकता, फिक्स्ड एनर्जी है। ठीक है, फिक्स्ड एनर्जी है। सो इससे हम क्या कहेंगे, एक्साइटेशन कहेंगे। ठीक है, एक्साइटेशन कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कैन लूज एनर्जी, और लूज करेगा तो क्या आ जाएगा, वो शेल, एक पर्टिकुलर शेल है, उससे वापसी आ जाएगा, मतलब अंदर आ जाएगा, जो प्रोटॉन के पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी डिफरेंस, जो भी इन दोनों शेल्स के बीच में जो एनर्जी है उसका डिफरेंस है, वो एनर्जी उतने ही मिले उनको, जो बीच इन दोनों शेल्स के बीच में जो डिफरेंस एनर्जी का है, उतनी एनर्जी अगर इनकी लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं एनर्जी को, तो वहां पे क्या होगा, तो जो ये पर्टिकुलर शेल से वापसी एक शेल में आ जाएगी, जिसे हम बोलेंगे डी एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, ओ सॉरी, एक्साइटेशन। ओके, डी एक्साइटेशन बोलते हैं। तो ये है हमारा बोहर्स का एक एटॉमिक मॉडल। ओके, अब हम एक यहाँ पे ये
जैसे कि ये बातें थी, उन्होंने ये सारा कुछ समझाया था। उसके बाद एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी था इनका, इनों के कुछ डेरिवेटिव्स थे, डेरिवेटिव्स या हम बोले कैलकुलेशंस थी, कैलकुलेशंस, ठीक है। कैलकुलेशंस किस किस के ऊपर बेस्ड थी? रेडियस के ऊपर, दूसरी वेलोसिटी के ऊपर, एंड तीसरी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है। इनके ऊपर इनकी क्या थी? कैलकुलेशंस थी। सो बोहर का कुछ ऐसा एटॉमिक मॉडल था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, बोहर ने ये वाला एटॉमिक मॉडल एक दे दिया, और हम इनको कैसे मालूम कर सकते हैं? आपको दो इक्वेशन ये मतलब मालूम करनी पड़ेगी, या आपको याद होनी चाहिए। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई, ठीक है। ये वाली पहली इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी आपकी? जो दूसरी इक्वेशन हमने पढ़ी, एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ पे क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। सॉरी, लाइन थोड़ी सी मेरे से नीचे हो गई। सो आपको ये दोनों इक्वेशन याद होनी ही चाहिए, ओके। सो ये है हमारा एक तरह का बोहर का एटॉमिक मॉडल। पर अब बोहर का एटॉमिक मॉडल भी फेल कर जाता है आगे जाके, ये क्यों हुआ? ये भी चलो पढ़ते हैं। आपको बोहर के फेल्योर एक में पर्टिकुलर फेल्योर है वो बता देता हूँ। उसके बाद जो श्रोडिंगर का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है क्वांटम नंबर्स के साथ, हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बोहर का एटॉमिक मॉडल फेल क्यों कर जाता है? क्योंकि बोहर के एटॉमिक मॉडल में है कि यहाँ पे एक थ्योरी आती है, मैक्स प्लैंक की थ्योरी, मैक्स प्लैंक थ्योरी, ठीक है, मैक्स प्लैंक थ्योरी। अब आप बोले होंगे ये मैंने नाम कहीं सुना सुना लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मैक्स प्लैंक क्या है? ये प्लैंक कांस्टेंट होती है, प्लैंक कांस्टेंट आपने जैसे सुना है। सो मैक्स प्लैंक की थ्योरी क्या थी? मैक्स प्लैंक ने बोला जो एनर्जी है, जो एनर्जी क्या है, वो एनर्जी सिर्फ लाइट है, लाइट की डुअल नेचर के बारे में बात की थी। लाइट, लाइट की डुअल नेचर मीन वी कैन से ही टॉक्ड अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, द डुअल नेचर ऑफ लाइट। एक लाइट क्या होती है? वेव्स होती है, ठीक है, वेव बोला। लाइट क्या होती है? पार्टिकल्स, ओके। ये इन्होंने बोला, बोहर ने सॉरी, मैक्स प्लैंक ने बोला। मैक्स प्लैंक ने बोला कि हमारे दौर में क्या कहते हैं, जो लाइट है वो क्या बोला जा रहा है? वेव है। पर असल में लाइट क्या है? जैसे कि हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में बात की, जो इलेक्ट्रॉन है लूज करता है एनर्जी को और गेन करता है, पर लाइट भी करती है। तो लाइट में जो लाइट किसकी बनी हुई होती है? लाइट इज मेड ऑफ फोटॉन्स, जो कि एक मासलेस पार्टिकल होते हैं। इनके पास कोई भी मास नहीं होता। मास क्या होता है? इनके पास जीरो होता है। ये मासलेस होते हैं, मास लेस होते हैं, ठीक है, फोटॉन्स। सो फोटॉन्स क्या करते हैं? एनर्जी को गेन करके एक्साइटेशन कर सकते हैं और लूज करके डी एक्साइटेशन कर सकते हैं। तो ये हुआ एक मैक्स प्लैंक की थ्योरी थी। मैक्स प्लैंक बोलना ये चाहते हैं कि लाइट क्या है? लाइट की डुअल नेचर है, वेव भी है, पार्टिकल्स की बनी हुई है, क्योंकि फोटॉन्स क्या है? पार्टिकल्स है। ये टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी क्या है? छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो कि लाइट में फिक्स होते हैं, जो एक बोले डायमेंशनल, एक पर्टिकुलर डायमेंशन से ट्रेवल करती है सन से अर्थ तक। और ये लाइट बनी हुई किससे होती है? फोटोन से बनी होती है, जो कि पार्टिकल्स हैं। इन्होंने ये बात की कि लाइट पार्टिकल्स की बनी हुई है, डुअल नेचर के बारे में बात की। तो इनसे इंस्पायर होके एक साइंटिस्ट या एक बोले एक दूसरे बंदे शख्स आए जिसको बोलते हैं हम डी ब्रोई, सॉरी, डी ब्रोई, ठीक है। आपने पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा डी ब्रोगली लिखा हुआ है, पर डी ब्रोगली नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ये जी एल खामोश है, ठीक है। ये है डी ब्रोए। सो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी खुद की, हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या दिया? खुद की एक हाइपोथेसिस दी, ठीक है। मैक्स प्लैंक की थ्योरी से इंस्पायर्ड होकर डी ब्रोए ने बोला कि मैक्स प्लैंक को ये बोला कि आपके दौर में आप क्या कह रहे हैं कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स की बनी हुई है, पर हमारे दौर में जो इलेक्ट्रॉन को क्या बोल रहे हैं? पार्टिकल बोला जा रहा है, ठीक है। क्या ये इलेक्ट्रॉन, क्या ये इलेक्ट्रॉन हम बोले कि वो बन सकता है या वेव हो सकती है इलेक्ट्रॉन को? ये बोला,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही कम था। मास क्या है, बहुत ही कम। मास या हम बोले रेडियस, ठीक है, हम मास और रेडियस क्या है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम, बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही कम, बहुत ही कम। सो मास बहुत कम है और स्पीड, स्पीड बहुत ज्यादा है। स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा। अब ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये जो बोर्ड्स के डेरिवेशन है उससे कैलकुलेट करेंगे। स्पीड बहुत ही ज्यादा है, पर यहाँ पे जैसे कि आप हमने जो क्या बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब में जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एक्सरेज को प्रोड्यूस कर रहा था, जबकि वो एक मेटल प्लेट में स्ट्राइक कर रहा था तो यहाँ से रेडिएशन निकल रही थी, रेडिएशन क्या बोलते निकल रही थी। सो इतनी स्पीड से जब वो टकरा सकता है, टकरा के जो रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसकी आप स्पीड का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। सो डी ब्रो ने ये बोला कि अगर इतनी स्पीड से है बोले स्पीड से चल सकता है या वेलोसिटी में डिस्टेंस कवर कर सकता है, क्या ये इलेक्ट्रॉन वेव है? इन्हों का ये कहना था, डी ब्रोई की हाइपोथेसिस ये थी कि इलेक्ट्रॉन एक वेव, सी ठीक है। सो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है, डी ब्रोई ने ये बात। सो आगे जाके कुछ इनकी जो रिसर्च है, इनकी हाइपोथेसिस, इनके सजेशन पे थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट्स या इनके सजेशन पे ध्यान दिया गया, तब ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, पर वो वेव की तरह होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या एक वेव है, पर एक्ट या हम बोले इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है पर एक्ट लाइक अ वेव, मीन वो एक वेव की तरह एक्ट करता होता है, एक पार्टिकल है पर कैसे करता है, वेव की तरह, जो कि हम पढ़ेंगे द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में पढ़ेंगे। किसमें, क्वांटम, क्वांटम मैकेनिकल, मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ओके, जो किसने दिया, हमें श्रोडिंगर ने दिया। सो इस एटॉमिक मॉडल पे हम डीपली जो बोले डिस्कशन अगली वीडियो में करने वाले हैं, जो कि सून आने वाली है, ठीक है। उसमें हम कैलकुलेशंस भी करेंगे, रेडियस की, वेलोसिटी की, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, टोटल एनर्जी की, ये सारी हम कैलकुलेशन सीखेंगे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी सीखेंगे, क्वांटम नंबर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, प्रिंसिपल है, ठीक है, मैग्नेटिक है, एजीमुथल है, स्पिन है, सारे क्वांटम नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि इसमें आते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, इसके फार्मूलों को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाहिए या कोई भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम सून वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। सो गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।